Hi, good morning. This is Komal Chaudhary, and I welcome to all at the YouTube channel GS65. एंड आज का सेशन हमारा करंट अफेयर्स का रहने वाला है, जहां हम हर रोज़ डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स विद MCQ फॉर्मेट, सो दैट आपको ये पता चलता रहे कि किस न्यूज़ से क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, साथ के साथ आप अपडेट होते रहें। एट इसी इनिशिएटिव के साथ हम हर रोज़ करंट अफेयर्स आपके साथ साझा करते हैं MCQ के फॉर्मेट में, ताकि आपको कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आप आउटपुट ले पाएँ। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, और बहुत ही ज़्यादा और अच्छे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। थोड़ा हम आज कुछ और नया ट्राई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने आज ज़्यादा रखे हैं और क्लास का ड्यूरेशन भी थोड़ा कम रखना चाहिए, क्योंकि आइडियली 40 मिनट्स से ज़्यादा क्लास होता है तो बचते हैं बच्चे देखने से, इसलिए उस चीज़ को भी हम कंसीडर करेंगे एंड थोड़ा करेंगे कि आपको चीज़ें समझ भी हैं और थोड़ा स्पीड में हो जाएगा। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मानकी मुंडा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। यह प्रणाली एक पूर्व में औपनिवेशिक शासन मॉडल थी, जिसमें भूमि कर और राजस्व संग्रह के लिए प्रावधान थे। सेकंड हमारा स्टेटमेंट है, कैप्टन थॉमस विलिंगसन ने इस प्रणाली को खंडित किया था और इसकी स्वावलंबन को कुछ हद तक बरकरार रखा। इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन में स्थापित किया गया था। मानकी गांव के समूह का मुखिया होता है, मुंडा गांव का मुखिया होता है। दोनों की भूमिकाएं पारंपरिक रूप से वंशानुगत होती हैं। वंशानुगत यानी कि ऐसी व्यवस्था है जहां पर किसी पद को हायरार्की को जो है उसको हेरिडिटरी सिस्टम के रूप में स्थापित किया जाए, यानी कि कोई पद पिता की मृत्यु के बाद उसके बेटे को मिले, इसे बोलते हैं वंशानुगत सिस्टम। यानी कि योग्यता के आधार पर ना होकर वंश के आधार पर व्यवस्था की। ठीक है, तो वंश के आधार पर व्यवस्था की जाए, इसे बोलते हैं वंशानुगत। यानी कि जो ये सिस्टम था, मानकी मुंडा प्रणाली, यह वंशानुगत व्यवस्था थी एक चीज। और हमारे जो ऑप्शन है वो है केवल एक सही है, केवल दो स्टेटमेंट सही है, या फिर तीनों स्टेटमेंट सही है, कोई नहीं सही है, तीनों। ठीक है, कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। तो आप 10 सेकंड तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, तो तक हम डिस्कस कर लेते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करें कि यह व्यवस्था है क्या। तो जब हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश हस्तक्षेप से पहले की, ब्रिटिश शासन से पहले की, तो मानकी और मुंडा व्यवस्था अपने मूल जो उसका स्वरूप था, उसमें एक जो समुदाय होते हैं उन समुदाय में एक संचालित व्यवस्था थी, जो सामाजिक और राजनीतिक संरचना के रूप में स्थापित थी। इसमें सिंपल सा क्या था, इसमें कॉन्सेप्ट था बेटा, एक मिनट, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि कोई बाहरी शासक आकर उनकी भूमि पर भूमि कर या राजस्व संग्रह नहीं कर सकता था। ऐसा कॉन्सेप्ट था इस सिस्टम में कि कोई भी बाहरी शासक इनकी भूमि पर कर नहीं ले सकता था और राजस्व नहीं संग्रह कर सकता था, इकट्ठा नहीं कर सकता था कर। ठीक है, ऐसे जो विवाद होते थे, यानी कि इसका प्राथमिक कार्य जब हम बात कर रहे हैं मुंडा मानकी मुंडा सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं, तो इस सिस्टम में हम देख रहे हैं, इस सिस्टम में जो इसका प्राथमिक कार्य था जो इसके अंदर विवाद थे, आंतरिक विवादों का समाधान करना इसका प्रमुख एक क्या था, कार्य था। वहीं यह किन नियमों पे बेस होता था, तो यह जातिगत जो प्रथाएं होती थी उनके आधार पर नियम बनाते थे और उन नियमों के आधार पर क्या करते थे, समाधान किया करते थे। सिंपल सी बात हो गई, खत्म। ठीक है, तो क्लियर पॉइंट है यहाँ पर। यह प्रणाली पूर्व औपनिवेशिक शासन काल के में एक मॉडल थी, जो भूमिकर और राजस्व संग्रह के लिए जिसमें प्रावधान थे। बहुत सारी स्टेटमेंट है, हमने भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेटमेंट के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि कैप्टन थॉमस विलिंगसन ने इस प्रणाली को खंडित किया था, स्वावलंबन को कुछ हद तक बरकरार रखा और ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन स्थापित किया। तो जब हम बात कर रहे हैं विलिंगसन, कैप्टन थॉमस विलिंगसन ने 1833 में जो प्रथागत कानून है, उनके जो प्रथागत कानून थे उनको क्या किया, संहिताबद्ध किया, एक जगह क्लब कर दिया। ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट हमें यहाँ ठीक हमें दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि कैप्टन विलिंगसन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था 1833 में। इन्होंने जो प्रथाओं से संबंधित कानून थे उन सबको क्लब कर दिया, एक साथ कर दिया और बना दिया विलिंगसन के नियम।
के रूप में इनको स्थापित कर दिया। ठीक है, होल और कोल विद्रोह के माध्यम से प्रतिरोध का सामना करने के बाद ऐसा किया गया था। ठीक है, इन नियमों को संहिताबद्ध करके इसे एक ढांचे में इनको प्रो दिया। क्लियर पॉइंट है ना। तो यहाँ पे एक और समझ सकते हैं, फैक्ट और याद रख सकते हैं आप। हमने यहाँ पे बात की कोल विद्रोह, हो विद्रोह। तो कोल विद्रोह छोटे नागपुर क्षेत्र में हुआ था 1831 से 1832 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ये है आदिवासियों द्वारा किया गया एक विद्रोह था जो 1831 से 1832 ईस्वी तक चला। यहाँ से आपको ये हो गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट। ये क्या कह रहा है कि जो मानकी था उसे गांव के मुखिया के रूप में, तो गांव के समूह का मुखिया और मुंडा था गांव का मुखिया, दोनों की भूमिकाएं पारंपरिक रूप से वंशानुगत होती थी। यानी कि जो मानकी मुंडा व्यवस्था थी, इसमें जो सिस्टम था, एक सेकंड देना मेरे को, इनकी जो व्यवस्था थी, जो विशेषता थी, वो हम बात कर रहे हैं कि इनकी वंशानुगत थी। ठीक है, हम बात कर चुके हैं वंशानुगत लेकर। मैंने आपको बताया कि वंशानुगत क्या होती है, यानी कि कोई ऐसा पद जो योग्यता के आधार पर ना होकर कि वंश के आधार पर आपको प्रोवाइड किया जाता है, आपको दिया जाता है, तो वह क्या है, वंशानुगत व्यवस्था है। ठीक है, यानी कि हम आज के दौर में अगर एग्जाम्पल ले सकते हैं तो वंशानुगत राजनीति के रूप में बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। यानी कि मुंडा जो गांव का प्रधान होता था, मानकी गांव के समूह का मुखिया होता था। इनकी जो भूमिकाएं थी, इनकी जो कार्य हुआ करते थे, वो पिता से पुत्र को हस्तांतरित होते थे, यानी कि व्यवस्था वंशानुगत थी। ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं कि आधुनिक जो लोकतंत्र है, आधुनिक जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो चर्चा का विषय ये है कि भाई ऐसा क्यों बना हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा तो हमारे कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो गए। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर, एक मिनट, स्टेटमेंट नंबर यहाँ पे हमारा फर्स्ट हो गया गलत, क्योंकि फर्स्ट हमने बात की थी क्या, किस आधार पर संचालित होता समुदाय, सामाजिक और राजनीतिक संरचना थी। कैसी थी, सामाजिक और राजनीतिक संरचना थी इसकी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे गलत हो जाता है, सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो जाता है, हमने बात की थी। तो कितने विकल्प हो गए बेटा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है साहब, क्लियर। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए, डीएनए निरपेक्ष प्रबंध पर सुप्रीम कोर्ट के सोलोमन के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। 24 घंटे के अंदर फ्लोरिडा में फ्लोरिडा साइंस थिएटर में लिए जाने का ऑर्डर दिया गया है। जज रजिस्टर की श्रृंखला केवल तब तक बनाए रखें जब तक कि रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत ना कर दी जाए। थर्ड हमारा है, इन विभिन्न राज्यों में पुरातात्विक महत्व के प्रबंध में एकरूपता की कमी के कारण जारी किए गए थे। सीलबंद डीएनए पत्रिका के कलाकारों को शामिल करने या उनमें बदलाव करने के लिए जांच अधिकारी की स्पष्ट मात्रा की आवश्यकता होती है। कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, केवल 4 सही है। तो कितने ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्वेश्चन हमारा ये है, कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। एज यूजुअल आप देखेंगे हमारा अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तब तक हम समझते हैं अपने स्टेटमेंट्स को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में डीएनए नमूनों के जो फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला FSL तक पहुंचने के लिए 24 घंटे का समय नहीं 48 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। यानी कि यहाँ पे ये गलत है, ये कितना है 48 आवर्स यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। और दूसरा एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि जो ये समय है 48 घंटे है, इसमें कोई देरी होती है तो उसका लिखित जो ब्यौरा है वो आपको देना होगा, जो डिटेल है वो आपको नोट करनी पड़ेगी क्यों आप लेट हुए हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में बात करें तो कस्टडी रजिस्टर की जब हम बात करें तो उसमें सीरीज की एक कस्टमर रजिस्टर जो पूरा सीक्वेंस होता है, उसका एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो क्या बोलते हैं उनको, अरे सबूत जो बोलते हैं, नमूने, एग्जाम्पल, सैंपल, जो सैंपल्स होते हैं उनके संग्रह के लिए और उनको मापता कि एक तार्किक डिसीजन पर पहुंचे, उसको ट्रैक करता है। ठीक है, जो कस्टडी रजिस्टर है वो पूरे मामले को ट्रैक करता है, जिसमें दोषी से लेकर हम दोषी या बरीत होना या उसके बाद कोई भी अपील शामिल है, ना कि केवल रिपोर्ट प्रस्तुत तक। यानी कि सिंपल चीज है कि रिपोर्ट तक ही रजिस्टर्ड का काम नहीं होता है, कहाँ तक, फाइनल स्टेज तक, दोष सिद्धि तक उसका काम होता है। इसकी रिक्वायरमेंट कब तक पड़ती है बेटा, रजिस्टर्ड जज रजिस्टर श्रृंखला की जो सीरीज है इसका केवल ट्रायल तक उपयोग नहीं होता है,
फाइनल स्टेटमेंट तक होता है, यानी दो सिद्ध होना चाहिए, या फिर व्यक्ति बरी हो जाए तब तक, या फिर अपील भी करेगा तो तब तक इसका काम, इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारा सेकंड भी यहाँ पे हमें गलत होता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी गलत स्टेटमेंट यहाँ पे सेकंड भी गलत स्टेटमेंट है। राइट, जब हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, थर्ड स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि इन दिशा निर्देशों की जो प्रेरणा है, राज्यों में डीएनए के साक्ष्य एकत्र करने हैं, उन्हें संग्रहित करना, इकट्ठा करना है। ठीक है, प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या है, बहुत ज्यादा असंगति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और इसीलिए क्या है, इसको लाया गया है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, यानी कि डीएनए को क्या करना, कलेक्ट करना, उनको कंजर्व करना, यानी कि संग्रहित करना, राइट, उन्हें प्रस्तुत रिप्रेजेंट करना। इन सब प्रोसेसेस में अलग अलग स्टेट में असमानता दिखाई देती है, जिसके परिप्रेक्ष्य में, जिसके उपलक्ष्य में, जिसके परिप्रेक्ष्य सम्मान में, रेस्पेक्ट में, परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, प्रस्तुति में, कुछ भी कह लीजिए, इसको लाया गया है, यानी कि स्टेटमेंट थर्ड यहाँ पे हमारा ठीक हो जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है पुलिस जो है, पुलिसिंग कौन से विषय का, पुलिसिंग जो हमारा है, पूरा केस पुलिसिंग का है, और पुलिसिंग राज्य का विषय है। पुलिसिंग किसका विषय है, पुलिसिंग राज्य का विषय है। और जब राज्य का विषय है तो अलग अलग राज्य में नियम कानून में क्या होगी, विविधता देखने को मिलेगी। जब विविधता होगी, असमानता होगी, तो सिंपल सी बात है कि साक्ष्यों को विश्वसनीयता को लेकर भी अलग अलग क्या होगी, सोच होगी, अलग अलग विचारधारा हो सकती है। ठीक है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक समान मानक निर्धारित करना सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आवश्यक हो गया था, जिस परिप्रेक्ष्य में इसे लाया गया है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है, क्लियर है यहाँ तक। अब आइए फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि जो डीएनए है, डीएनए सैंपल है, उसके सील हो जाने के बाद पैकेज की जो इंटीग्रिटी है वो सर्वोपरि है, यानी कि वो ऐसे के ऐसे ही रहना चाहिए, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पैकेज की जांच अधिकारी की नहीं, बल्कि निचली अदालत की स्पष्ट अनुमति के बिना खोला, बदला या दोबारा सील नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। जांच अधिकारी यहाँ पे मेन रोल नहीं है, कौन है, निचली अदालत, लोअर कोर्ट यहाँ पे मेन की फैक्टर है, निचली अदालत। तो निचली अदालत के सामने ही चीज़ें की जाएंगी, बदला जाएगा, दोबारा सील लगाई जाएंगी, या कुछ भी अब मॉडिफिकेशन होना है तो निचली अदालत के सामने ही होगा, उसकी अनुमति के बाद ही होगा। ऐसा नहीं है कि जांच अधिकारी ने बोल दिया तो आप कर देंगे। ठीक है, तो जांच अधिकारी यहाँ पे मुख्य कार्यकर्ता नहीं है, मुख्य फैक्टर नहीं है। कौन है, निचली लोअर कोर्ट यहाँ पे की फैक्टर है। कौन है, लोअर कोर्ट यहाँ पे की फैक्टर है, की प्लेयर है। राइट, तो स्टेटमेंट थर्ड हमारा, फोर्थ हमारा गलत हो जाता है, तो ऑप्शन एक यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन एक हमारा सही है, ऑप्शन वन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन वन, केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। क्लियर है पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटोमा फूल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। है ना बेटा, ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है एक फूल से संबंधित जिसका नाम है यूस्टोमा, मैंने यूट्यूब में पढ़ा, सॉरी। यूस्टोमा फूल के बारे में हमें जानना है। यह एक चमकदार फूल है जो दक्षिण पूर्व एशिया के घास के मैदानों तक का मूल निवासी है। ओडिशा के संबलपुर में किसानों की खेती में बिना किसी संरचना के खुले मैदान में की गई थी। इसकी आर्थिक क्षमता से छोटे फूलदान जीवन का निर्माण होता है, जिसके लिए तेजी से स्थानीय पर्यटन की आवश्यकता होती है। कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, केवल एक स्टेटमेंट ठीक है, केवल दो ठीक है, या फिर तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, ठीक है, या फिर कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। तो जब हम बात कर रहे हैं किसकी, यूस्टोमा फूल की जब हम बात करेंगे तो आप मुझे बताइए इसमें कितने स्टेटमेंट ठीक हैं, कितने स्टेटमेंट गलत हैं। आप खुद से जांच कीजिए, 10 सेकंड आपके पास है, तब तक जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो यूटोमा, पहले तो आप ये समझिए जो यूस्टोमा है इसका एक दूसरा नाम है लिसिएंथस। क्या नाम है, लिसिएंथस, इसका एक और नाम है लिसिएंथस। तो भाई जब अभी तो मैंने क्वेश्चन इस बना दिया है, बट आपके पास इसके नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा नाम है इसका ये लिसिएंथस, इसका ये दूसरा नाम है, आप ये याद रखेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस। एंड ये कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है अमेरिकी क्षेत्र में। कहाँ पाया जाता है, ये अमेरिकी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो भाई ये जो ऊपर ऑप्शन में दे रखा, क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है ओडिशा के संबलपुर दूसरे सेंटर में। ठीक है, भारत की बात हो रही है, भारत में प्रूफ मिला है। ठीक है,
तो मूल रूप से यह अमेरिकी क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका हो गया, कैरिबियन वहीं के आसपास जो आइलैंड्स हैं, है ना, और जो दक्षिण अमेरिका है उसका उत्तरी भाग, है ना, इन सब एरियाज में यह मूलतः पाया जाता है। दक्षिण एशिया में यह नहीं पाया जाता है, आप याद रखेंगे, दक्षिण एशिया में यह नहीं पाया जाता है। स्पेसिफिक बात हो रही है, दक्षिण एशिया में नहीं पाया जाएगा, आप ये भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो जब भी ट्रैप आएगा तो यहीं से आएगा, दक्षिण एशिया में पार्ट दे दिया जाएगा और आप लगा देंगे गुड। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। तो स्टेटमेंट जो हमारा है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमें गलत देखने को मिल रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया में यह नहीं पाया जाता है, यह अमेरिकी देश में पाया जाता है, अमेरिका देश, और वहीं थोड़ा कैरिबियन देख लेंगे आप, और कैरिबियन साथ ही साथ उत्तरी दक्षिण अमेरिका, कैरिबियन एंड उत्तरी दक्षिण अमेरिका। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए, ये हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका, और यहाँ से जो भी पार्ट है कैरिबियन का, और यहाँ से, है ना, तो इस वाले एरियाज में ये पाया जाएगा। ठीक है, ऐसा मोटा मोटा आप समझ लेंगे। ये वाला एरिया हो गया जहाँ पर यूस्टोमा पाया जाएगा, ये वाला एरिया। ठीक है, रफली मैंने बना दिया था कि एक अंडरस्टैंडिंग आपको लगी रहे कि किस एरिया में ये मिलता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे ऑप्शन, दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। तो भाई मेरे, आप शुद्ध रूप से सुन लीजिए, ओडिशा में पहली बार यूस्टोमा की सफल खेती एक नियंत्रित वातावरण में की गई थी। विशेष रूप से यह कहाँ की गई थी? संबलपुर जिले में की गई थी, और यह एक पॉली हाउस में की गई थी। तो उड़ीसा के संबलपुर किसानों की खेती बिना किसी संरचना के खुले मैदान में की गई थी। गलत बात है, ये कहाँ की थी बेटा? ये पॉली हाउस में की गई थी। कहाँ पे हुई थी ये खेती? पॉली हाउस में की गई थी। बाकी पॉली हाउस पूरा स्टेटमेंट ठीक है, बट जो खेती का प्रकार है वो गलत है। पॉली हाउस आप देख पाते होंगे, जो हमारे अक्सर उत्तर भारत की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो हम देख पाते हैं कि जो ऐसे होते हैं ना, सप्पे जैसे ऐसे टेंट से लगे होते हैं पूरा कवर करके, जो ग्रीन हाउस गैस के जो इफेक्ट को रोकने के लिए, मतलब बनाने के लिए करते हैं। इसी प्रकार की संरचना के साथ इसको सक्सेसफुली किया गया था, उड़ीसा के संबलपुर जिले में किया गया था। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, बट खेती का प्रारूप था पॉली हाउस, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है? क्लियर पॉइंट है। चलिए अब बढ़ते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया, थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। बढ़ेंगे थर्ड स्टेटमेंट के लिए। तो थर्ड स्टेटमेंट हम बात कर रहे हैं, तो यूस्टोमा की आर्थिक व्यवहार्यता और उच्च मांग, आर्थिक व्यवहार्यता और उच्च मांग मुख्यतः इसके लंबे फूलदान जीवन के कारण है, जो अक्सर 2 सप्ताह से अधिक तक रहता है। विशेष इसका जो होता है आयोजन, विशेष इसका प्रयोग होता है गुलदस्ते में, आयोजनों में इसका कर सकते हैं, विलासतापूर्ण सजावट के लिए कुछ भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, जो इसे क्या बोलते हैं, इसको कीमती बना देती है और निर्यात के लिए भी उपयुक्त होता है। मतलब इसका एक्सपोर्ट भी हम इजीली कर सकते हैं। सेल्फ लाइफ कम होती है, बट इसका फिर भी एक्सपोर्ट के लिए यह एलिजिबल है, एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे हमें गलत दिखाई दे रहा है कि इसकी आर्थिक क्षमता से छोटे फूलदान जीवन का निर्माण होता है और तेज स्थानीय पर्यटन की आवश्यकता होती है। गलत जवाब है। ठीक है, क्लियर। तो कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाते हैं बेटा? हमारा कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे हमें ठीक नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर बहुत ही प्यारा सा, एक तो ये इस कट रही है थोड़ी सी, एक मेरे को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, थोड़ा कैमरा इधर उधर हो गया था, वो सेट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असम में बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन हमारा यह है, असम में एक बांध इथेनॉल संयंत्र को स्थापित किया गया, उसके बारे में जानना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह प्लांट 1G यानी प्रथम जनरेशन जैव रिफाइनरी तकनीक का उपयोग करता है।
जिससे मुख्य रूप से बांस के रस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। सेकंड हमारा है असम सरकार और एक निजी अंतर्राष्ट्रीय निगम के बीच संयुक्त उद्यम है। परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य 2030 तक पेट्रोल को 50% एथेनॉल मिश्रण प्राप्त करना है। क्वेश्चन हमारा है कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है? केवल एक स्टेटमेंट ठीक है, केवल दो, केवल तीन और कोई भी नहीं, केवल तीन। ठीक है, तो कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, राइट। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारा संबंधित है असम में जो स्टेब्लिश कर रहे हैं इथेनॉल संयंत्र, उसके बारे में हमारा क्वेश्चन है। तो संयंत्र 2G सेकेंडरी जो हमारा सेकंड जनरेशन का है उसके आधार पर बनाया गया। तो फर्स्ट जी तो हमारा है नहीं, ये हमारा सेकंड जी है, 2G है, सेकंड जनरेशन का ये प्लांट स्थापित किया जा रहा है, राइट। तो भाई ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, सेकंड जनरेशन है, सिंपल सी बात है, राइट। इसमें क्या हो गया, अब बढ़ते हैं हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि असम सरकार और एक निजी अंतरराष्ट्रीय निगम के बीच की यह संयुक्त पहल है। तो यह संयंत्र असम बायोइथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड ABEL के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ABEL के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, असम बायोइथेनॉल प्राइवेट, असम बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। पेट्रोलियम तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत इसे काम करता है और यह नुमालीगढ़ एक रिफाइनरी है, उसका सहयोगी है, उसका क्या कर सकते हैं, उसकी एक ब्रांच है, उसका एक उपक्रम है, सरकार का उपक्रम है, उसके रूप में काम करता है, उसका सहयोगी है ABEL। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है, निजी अंतर्राष्ट्रीय निगम इसमें कोई भी शामिल नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक गलत है, दूसरा भी गलत है। परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य 2030 तक क्या करना है बेटा? 2030 तक कह रहा है 50% लक्ष्य प्राप्त करना है। ठीक है, तो इथेनॉल जो हमारा है, जो इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम है हमारा, वह है 2025 तक टारगेट था। उसका टारगेट था कि 2025 तक हम 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंड करेंगे पेट्रोल में। ठीक है, इस टारगेट को हम सक्सेसफुली अचीव कर चुके हैं, नो डाउट। बट ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि 2030 में हम 50% कर देंगे, ये कोई टारगेट हमारे पास नहीं है, ये कोई टारगेट यहाँ पे नहीं है, ऐसा कोई टारगेट हमें कोई किया ही नहीं सेट। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है और हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है कौन सा वाला? सिंपल सा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, कोई नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्लियर पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किससे संबंधित है, क्या क्वेश्चन है बताइए जरा? ग्रे राइनो इवेंट की अवधारणा सार्वजनिक नीति के संदर्भ में सबसे अधिक उपयोगी है, बताइए। ग्रे राइनो इवेंट की अवधारणा सार्वजनिक नीति के संदर्भ में सबसे अधिक उपयोगी है। दुर्लभ एवं पूर्ण परावेश दैवीय यादें पर प्रतिक्रिया, ऐसी घटनाओं के लिए स्रोत को शामिल करने की संभावना बहुत कम है लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा होगा। प्रमाणित उच्च प्रभाव वाले आदर्श को देशभक्ति देना और उस पर कार्रवाई करना जिसे बार बार आत्मसंतुष्टि या अन्य हितों के कारण प्रतिबंध लगाया जाता है। अज्ञात निवेशकों के कारण वित्तीय बाजार में प्लास्टिक का प्रबंधन करना। यानी ग्रे राइनो इवेंट हुआ है, उसका कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? यानी कि इवेंट था ग्रे राइनो इवेंट, वह इवेंट किससे रिलेटेड है? हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, चारों में से कौन सा स्टेटमेंट आपको ठीक लगता है? तो जो ग्रे राइनो इवेंट का कॉन्सेप्ट आया था, एक मिनट देना, ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है ग्रे राइनो इवेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ग्रे राइनो इवेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था बताइए?
ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये किसने दिया था? ग्रे राइनो इवेंट। ग्रे राइनो इवेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था मिशेल वोकर ने। किसने दिया था? मिशेल वोकर ने दिया था। मिशेल वोकर ने, ठीक है। इन्होंने यह कॉन्सेप्ट दिया था। इनका विचार था कि जो खतरे हैं, जो खतरे ध्यान आकर्षित करने में करना, यानी कि सिंपल आप समझिए, उन खतरों की तरफ ध्यान आकर्षित करना जो जिनका समाधान हम नहीं कर पाते हैं। सिंपल सी बात, ऐसे खतरे जिनका समाधान नहीं हो पाता है, उन खतरों की तरफ इनका ध्यान आकर्षित करना, इसको इन्होंने बोला था ग्रे राइनो इवेंट। सिंपल, ठीक है। यानी कि हमारी तरफ बहुत सारे खतरे हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ते जा रहे हैं, उनके प्रबंधन के लिए कोई अभी प्रॉपर कार्य नहीं चल रहा है। इसलिए इन्होंने बताया कि ऐसे खतरे जिनका समाधान नहीं हो पा रहा है, उन खतरों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए इन्होंने एक विचार दिया, एक परिकल्पना दी, एक सुझाव दिया, वो था ग्रे राइनो इवेंट। ठीक है साहब, क्लियर? इसमें क्या करते हैं, इसमें जो नीति निर्माता होते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, उनसे आग्रह करता है इस परिकल्पना के माध्यम से, इस थ्योरी के माध्यम से, कि वे संकट प्रतिक्रिया में आगे बढ़े। कुछ जो अधिक संभावित खतरे हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, है ना, संवेदनशील क्षेत्रों में पारिस्थितिकी जो नुकसान होता है, वह सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, इनसे सक्रिय रूप से निपटे। क्योंकि यह ऐसे खतरे हैं जो धीरे धीरे आपको खोखला कर रहे हैं। ऐसा नहीं एक साथ आपको घाटा नहीं, एक साथ आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बट यह धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचाएंगे, राइट। तो इनकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित नहीं हो पा रहा है, हम उनका समाधान नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली। इसलिए इन्होंने एक परिकल्पना दी कि आप उन खतरों को भी जांचिए, उन खतरों का भी ध्यान रखिए जिनको आप अभी सफल तरीके से समाधान नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट है? तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया? प्रमाणित उच्च, ऑप्शन थर्ड हमारा है, जो मैंने अपने मुंह से बताया कि प्रमाणित उच्च प्रभाव वाले आदर्श देशभक्ति देना और उस कार्रवाई करना जिन्हें बार बार आत्मसंतुष्टि कारण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है? सही है ना? एस्टिमेट में गलत लगा दिया हो, सही लगा है ना? हाँ, मैच कर लेना गूगल से, कोई लोड नहीं। ठीक है, चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा ये फिर से आ गया है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप करेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आंसर लगा देता हूँ, समझ में आपको खुद है। तो CSIR NRI द्वारा भारत में यूस्टोमा की सफल खेती के लिए देश भर में फूलों की आपूर्ति कम की जा सकती है। यूस्टोमा में कम जलवायु का अनुकूल होना और प्रतिवर्ष कम बीमारियों की आशंका के कारण भारतीय किसानों के लिए उच्च आर्थिक क्षमता होती है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सबसे एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, और साथ साथ यह स्पष्ट व्याख्या भी करता है, ये वाला है बेटा, इसमें यह भी है, स्पष्ट व्याख्या करता है। हाँ, स्पष्ट व्याख्या वाला तो होगा ही नहीं, स्पष्ट वाक्य वाला है ना, हाँ स्पष्ट वाक्य करता है। ये भी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा खरीद नियमावली 2025 के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। संकलन एक, DPSM का उद्देश्य वित्तीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके सशस्त्र सेनाओं की कार्यकारी तत्परता को हासिल करना। यह मैनुअल फील्ड स्तर पर सक्षम वित्तीय सांख्यिकी को उच्च मुख्यालयों तक भेजे गए मामलों को आरंभ करने की अवधि बढ़ाने और वितरित करने के संबंध में निर्णय लेने के अधिकार देता है। संश्लेषण एक और दो दोनों सही है, व्याख्या है ना, ये भी लिखना है। संश्लेषण एक और कथन दो सही है, कथन एक और संकल्प का सही सिद्धांत नहीं है। कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, कथन एक गलत है, कथन दो गलत है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाता है, मुझे बताइए। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाता है, बताओ सर। ठीक, सुनिए तो।
DPM 2025 के बारे में जानेंगे थोड़ा सा कि रक्षा खरीद नियमावली है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया। तो DPM 2025 का जो हम उद्देश्य की अगर बात करें तो सैन्य तैयारियों में सुधार लाने की पर्पज से इसे लाया गया। इसका प्रमुख कारक क्या होता है कि जो उपकरण हो गए, पुर्जे हो गए या सेवाएं हैं, उनकी समय पर उपलब्धता हो, इसको मेक श्योर करना है इसका काम, ठीक है, ताकि खरीद पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। जब हम क्या करेंगे कि सैनिक तैयारी हमें पता है, सुधार लाना है उनमें, है ना, मॉडिफिकेशन करना है, उपकरण हो गए जो हम इक्विपमेंट हैं, है ना, उनकी समय पर उपलब्धता हो, वो उपलब्ध हो रहे हैं, तो हमें पता चलता रहेगा कि कहाँ पे अवेलेबिलिटी है, कहाँ पे हमें और चीज़ें जरूरत पड़ेंगी। इससे क्या है कि जो खरीद में देरी होती है उस पर इसका प्रभाव सीधा सीधा पड़ेगा। हम टाइम से बता देंगे कि हमें ये चाहिए और वहाँ से हमें टाइम डिलीवरी हो जाएगी। आप इसे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। दूसरा, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसको विकेंद्रीकृत ये करता है सिस्टम, यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को अलग, मैनुअल जो है ना, इस मैनुअल में जो अधिकार, जो CFA को जो वितरण है उसकी अवधि का विस्तार किया जाता है, नियमित मामलों को संभालने के लिए सशक्त बनाकर उसे नियमावली नौकरशाही संबंधी देरी को, नौकरशाही संबंधी देरी हम किसको बोलते हैं, नौकरशाही संबंधी देरी, आप समझते क्या है पता ना, जो लाल फीताशाही चलती थी उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो लाल फीताशाही चलती थी उसको कम करना भी क्या है, इसका उद्देश्य है। कैसे कर सकते हैं कि फाइलों की गति जो होगी उसे बढ़ा देंगे। लाल फीता क्या होती थी कि पहले ये फाइल की लाल फीता लगा हुआ है फाइल पे, और ये फीता तब हटेगा तब मोटर गड्डी हमारे हाथ में आ जाएगी। उसको कम करने के लिए भी इसे बनाया गया। इससे क्या होगा, इससे डिसीजन लेने में क्या होगा, तेजी आएगी और खरीद प्रक्रिया भी तेजी से होगी, ठीक है, क्लियर पॉइंट है, क्लियर यहाँ तक। चलो, तो सही स्टेटमेंट कौन सा हो गया, सही स्टेटमेंट हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है साहब। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरु के बारे में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। इसकी सीमा इटली से लगती है, इसकी सीमा इटली से लगती है, और ये गुरु नहीं है बेटा, ये ग्रीस है, यह गुरु नहीं है, ग्रीस है। हम ग्रीस देश की बात करें, गुरु कोई देश नहीं है। इसकी सीमा इटली से लगती है, सागर तट पर सागर तट रेखा सबसे लंबी है, राजधानी शहर एथेंस पेलोपोनीस प्रायद्वीप पर स्थित है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 3 सही है, कोई भी सही नहीं है। बताइए सर, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। एक मिनट रुकना, बताइए। सागर तट पर सागर तट रेखा से लंबी है, सागर तट रेखा पर भूमध्य सागरीय देशों से होना चाहिए था। यहाँ पे बेटा ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, पूरा स्टेटमेंट ये है नहीं है ना, यहाँ भूमध्य रेखा आना चाहिए था, भूमध्य सागरीय आना चाहिए था, वर्ड आना चाहिए था भूमध्य सागर, है ना। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट अभी पूरा लिखा हुआ नहीं है, क्लियर, सही है जी, है ना। तो ये क्वेश्चन में हटा रहा हूँ क्योंकि पूरा नहीं है ना, ये स्टेटमेंट पूरा नहीं है, जिस कारण से यह स्टेटमेंट हटाया जा रहा है, क्वेश्चन हटा रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ गुरु लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट पूरा नहीं है, पता नहीं और कितनी कमी इसमें निकल रही है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश सूडान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सूडान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, चाड, इथोपिया, सोमालिया, लाबिया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है सोमालिया। कौन सा ऑप्शन है, सोमालिया हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है साहब, क्लियर, समझाने की चीज़ है नहीं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जीएसटी परिषद में मतदान प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार के पास कुल मतदान शक्ति का 1/3 हिस्सा होता है, सभी राज्य सरकारों के पास कुल मतदान शक्ति का 2/3 हिस्सा होता है। यदि किसी निर्णय को कम से कम 50 भारित मतों का समर्थन प्राप्त हो तो उसे पारित कर दिया जाता है। केवल एक स्टेटमेंट ठीक है, 2 स्टेटमेंट ठीक है, 3 ठीक है, कोई नहीं ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं जीएसटी परिषद की, ठीक है, 295 ए है शायद, है ना, आई एम नॉट श्योर अबाउट द आर्टिकल, ठीक है। तो भाई मेरे, तो जब बहुमत की बात होती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य, केंद्र के पास टोटल बहुमत 1/3 होता है और यहाँ पे होता है 2/3 इनके पास। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, बट ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो पारित होने के लिए 3/4 का बहुमत होना जरूरी है, 3/4 बहुमत से ही
इसको पास किया जाता है जब कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बिल, कुछ भी पास अगर करना है तो 3/4 का क्या होना चाहिए, अनुपात क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। सॉरी, ठीक है, 3/4 का बहुमत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 50% से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा 50% से काम। ठीक है, मुझे बताइए जीएसटी परिषद एक संवैधानिक संस्था है? मुझे आपसे जानना है कि इसका हेड कौन होता है? हेड यानी कि चेयरमैन। चेयरमैन कौन होता है, मेरा क्वेश्चन ये है, चेयरमैन कौन होता है? ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर गिरा। समुद्री ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन बड़े ज्वारीय क्षेत्र वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक कुशल होता है, जो आमतौर पर पराई खाड़ियों और मुहाने पर पाया जाता है। महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण गैल्फ, जैसे ये सेल्फ होगा, जैसे बड़े पैमाने पर समुद्र धारा की गति ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तरंग ऊर्जा परिवर्तन मुख्य रूप से गहरे पानी के तरंगों में जल सहायक की कक्षीय गति ऊर्जा प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कितने स्टेटमेंट ठीक है? केवल 1, 2, 3, कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाते हैं मुझे बताइए। ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन आपको ठीक लगते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट आपको ठीक लग रहे हैं, कमेंट कीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ 10 सेकंड तक, तब तक हम डिस्कस कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट। तो जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि ज्वारीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी विशेष रूप से ज्वारीय बैराज, बैराज समझते हो आप, जो ऐसे गोल गोल चलता है पानी, चलते पानी पर, एक बेसिन या समुद्र तल के बीच जल स्तर में जो अंतर होता है, कहीं पे ऊंचा होता है कहीं पे नीचे होता है, वहां पर लगाया जाता है। इनकी मुख्य कार्य क्या है, मुख्य जगह लोकेशन क्या हो गई, जहां पर पानी समुद्र का जल में क्या होता है, डिफरेंस होता है, उसके स्तर में अंतर होता है। जहां पर बड़े ज्वारीय क्षेत्र होते हैं, उच्च और निम्न ज्वार आने वहां पर मैंडेटरी है, तभी तो पानी ऊपर जाएगा, जो तभी तो बैराज में पानी आएगा, बैराज चलेगा, फिर लाइट बनेगी, है ना। क्लियर पॉइंट। ऐसे बड़े क्षेत्र अक्सर कहाँ मिलेंगे, फनल के आकार की खाड़ी, मुहाने, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कनाडा की खाड़ी हो गया, है ना, यूके में सेवरन मुहाना हो गया, राइट, ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ऐसी लोकेशन पर हम देखते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा सबसे ज़्यादा क्या होता है, यूजफुल होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे हो जाता है ठीक, ठीक है साहब। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे हो जाता है ठीक। अब बढ़ेंगे हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। सेकंड स्टेटमेंट क्या है सुन लीजिए। सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, जो महासागरीय तापीय ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, ओटीईसी की हमने बात की, ओटीईसी की हम बात कर रहे हैं, तो ओटीईसी कभी भी गतिज ऊर्जा का प्रयोग नहीं करता है। आप सीधे सीधे यहाँ पे याद रख सकते हैं, गतिज ऊर्जा का प्रयोग नहीं करता है। ओटीईसी सिंपल क्वेश्चन कभी आ जाए तो आप याद रखेंगे कि यह कभी भी गतिज ऊर्जा का प्रयोग नहीं करता है, यानी कि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग नहीं करेगा। इसके बजाय यह गर्म सतही जल जो होता है और ठंडे जल के बीच जो ताप में अंतर होता है, यानी कि जब जो पानी है उसमें एक जगह तापमान कम होता है, ये तापमान अधिक होता है, तो जो तापमान में अंतर होता है उस कारण यह अपना क्या करता है, अपना कार्य करता है। इसलिए इसके लिए आइडल लोकेशन क्या होगी, आइडल लोकेशन क्या होगी, तो हमारे यहाँ तापमान की जो संभावना है, संभव क्षेत्र कहाँ है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सबसे ज्यादा संभावित क्षेत्र होता है, जहां पर महत्वपूर्ण तापमान अंतर हमें देखने को मिलते हैं। धाराओं की गतिज ऊर्जा का उपयोग एक अलग तकनीक होती है सिंपली, जो अक्सर क्या होती है, ज्वारीय या फिर महासागरीय ऊर्जा धारा के क्षेत्र में बनती है। यानी कि यहाँ पर स्पेसिफिक जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में, सेकंड वाले स्टेटमेंट में गतिज ऊर्जा का प्रयोग नहीं होगा, राइट। तो जी सेकंड वाले ऊर्जा की जो स्टेटमेंट हमारा है, सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या होता है, सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, राइट। चलिए साहब, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है गतिज ऊर्जा का प्रयोग, तो मैंने साफ साफ बता दिया गतिज ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। अब बढ़ेंगे थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट किस संबंध है, थर्ड स्टेटमेंट है तरंग ऊर्जा परिवर्तक से संबंधित है, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं तरंग ऊर्जा, तो यह तरंग ऊर्जा जो होती है वो जल कणों की गति से हमें प्राप्त होती है। अधिकांश जो गतिज ऊर्जा जो तरंग ऊर्जा है वह परिवर्तक डिजाइन तट के निकट होता है या अपतटीय वातावरण में होता है। आवश्यक रूप से यह गहरे जल में आपको नहीं मिलेगा कभी भी, यह विभिन्न तंत्रों के माध्यम से ऊर्जा ग्रहण करता है, यानी कि यह तट के निकट आपको मिलेगा। गहरे समुद्र में तरंग ऊर्जा का प्रयोग हम नहीं करते हैं। सिंपल क्लियर पॉइंट है जी, समझ में आ गई। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट यहां पे गलत हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, गहरे पानी में यह नहीं मिलता है, तट के निकट मिलता है। बाबूजी क्या कर रहे हो आप, तट के निकट मिलेगा, ये तट के निकट मिलता है, तो ये तो गलत हो गया। तो भाई ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बचा क्या, बचा हमारा एक
ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है, केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पे हमें सही प्रतीत होता है। ठीक है साहब, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा आपकी स्क्रीन पर, तो हम करेंगे आज 15 क्वेश्चन। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है। विश्व के प्रमुख रेगिस्तानों के संदर्भ में निम्नलिखितों पर सिद्धांतों पर क्या कर दिए, क्या करिए, विचार करिए भाई, और क्या करेंगे हम। हमारा सहारा रेगिस्तान का विस्तार मुख्य रूप से उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट के अंतर्गत स्थित है। गोबी रेगिस्तान एक गर्म और भयंकर रेतीला रेगिस्तान है, अरब रेगिस्तान के समान है। पैटागोन डेजर्टियन एक ठंडा शीतकालीन रेगिस्तान है जो एंडीज पर्वतमाला के वर्षा छाया प्रभाव क्षेत्र का कारण बनता है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है? विकल्प आपके सामने है, आप अपने विकल्प अपने अकॉर्डिंग चुनिए और कमेंट सेक्शन में पिल दीजिए। ठीक है, तब तक हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में और बहुत तरीके से। तो हम बात कर रहे हैं सहारा रेगिस्तान, तो सहारा रेगिस्तान के बारे में आप सुन लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। तो सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये आपके लिए एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई, दुनिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये बच्चे बच्चे को पता होती है, आपको नहीं पता तो आप बच्चे से भी बच्चे हो गए हो। ठीक है, आपकी कैटेगरी कंपटीशन में बाहर रहेंगी, आपकी सोने की उम्र हो गई है, सबसे बड़ा। ठीक है, आप याद रखेंगे गर्म रेगिस्तान है ये यह गर्म रेगिस्तान है। हमने बात की दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, तो इसकी जो उत्पत्ति का बेसिक कारण है कि यह इसकी जो लोकेशन है वह उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर उच्च दबाव पेटी पाई जाती है। तो पेटी का आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ऐसे आप रखेंगे तो यहाँ पे 0 रख लेंगे, यहाँ पे 30 समझिए, और यहाँ 60 हो गया और यहाँ 90 हो गया, है ना। इस तरह यहाँ पे 30 हो गया और यहाँ पे, तो भाई इस तरीके की सेल हमें देखने को मिलती है ना। पहले वो थोड़ा सा मैंने 5 सेल बना दिए थे ना, तो एक एक्स्ट्रा बनाए थे, वो एडवांस वाला था, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत है। तो ये 30 पे हम मान लेते हैं। तो ये जो लोकेशन है ना लगभग 30, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अपसरण हो रहा है वायु का। जहाँ भी अपसरण होता है उस क्षेत्र में बरसात की संभावना बिल्कुल शून्य हो जाती है, वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। जिस कारण ये क्या है, ये मैंने वायुदाब पेटी बनाई है, ये 0 वाला है, 30 वाला है, ये 90 वाला है, वायुदाब पेटी है। पहले मैंने अलग पेटी, वो जो ताप के कारण जो गति के कारण, पृथ्वी की गति के कारण पेटियों का निर्माण होता है, वो भी पेटी मैंने बना दी थी। बट वो सिर्फ आपको सिर्फ ये समझाना था कि अपसरण के कारण जहां भी अपसरण होगा वहां पर वर्षा की संभावना बिल्कुल 0 हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो मैं सिर्फ ये वाला एग्जांपल आपको सेट करना था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? हवा ऊपर उठ रही है, तो यहाँ पे वर्षा की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, 5 मान लेते हैं, तो हम यहाँ पर वर्ष भर अधिक संभावना वर्षा की देखते हैं, वर्ष भर अधिक वर्षा होती है। तो जो सहारा रेगिस्तान है वो इस लोकेशन में पड़ता है, जिस कारण क्या है, इस लोकेशन में वो पड़ता है, जिस कारण यहाँ पे हमें गर्म रेगिस्तान हमें देखने को मिलता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा ठीक हो जाता है। क्लियर पॉइंट है, राइट? समझ में आ गया आई होप कि आपको कि किस तरीके से अपसरण, इसको तो बोलते हैं अपसरण, यहाँ बोलते हैं ये अपसरण है और ये अभिसरण है। अभिसरण यानी कि हवाओं का आकर मिलना, हवाओं का आकर मिलना इसे अपसरण बोलते हैं, और हवाओं का दूर जाना अपसरण होता है। ठीक है, इसे चक्रवाती स्थिति, ये चक्रवाती बोलते हैं, स्थिति बोलते हैं, इसे प्रति चक्रवाती स्थिति बोलते हैं, अलग अलग नाम है, बहुत सारी चीजें है ना। यहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र बनेगा, ये उच्च दाब क्षेत्र हो गया, ये उच्च दाब क्षेत्र हो गया, है ना। जहाँ पर उच्च दाब होगा वहाँ अपसरण होगा, अपसरण होगा तो प्रति चक्रवाती स्थिति बनेगी, और इन सब स्थितियों में बरसात की संभावना 0 हो जाती है, राइट? क्लियर पॉइंट है। अब बढ़ेंगे हम सेकंड स्टेटमेंट के लिए, और सेकंड हमारा कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल की यहाँ पे बात हो रही है। तो चीन और मंगोलिया में स्थित गोबी मरुस्थल एक ठंडा शीतकालीन क्या है? ठंडा रेगिस्तान है, ना कि गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, तो ये तो वैसे गलत हो गया, जो गोबी है वो ठंडा रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान नहीं है। ठीक है, तो बाबूजी तो ठंडा रेगिस्तान है, तो वैसे गलत हो गया स्टेटमेंट। बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ ही आप इसे सही कर सकते हैं, है ना। मतलब इसके लिए कोई आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी। आपको जब आप कोई भी ज्योग्राफी की किताब ओपन करेंगे तो आपको ये सबसे पहला जब रेगिस्तान पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएंगे इंपोर्टेंट रेगिस्तान। उन रेगिस्तान में बताया जाएगा कौन सा गर्म रेगिस्तान है, कौन सा ठंडा रेगिस्तान है ना। तो भाई मेरे ये तो बिल्कुल हल हुआ था कि आपको पता होना चाहिए कि रेगिस्तान ठंडा रेगिस्तान था, गोबी रेगिस्तान, है ना। तो अगर स्टेटमेंट सही होगा तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, हमें तो उससे कमी निकालनी थी, गलती से स्टेटमेंट गलत करना था, बात खत्म। गलत हो गया तो गलत हो गया, सिंपल, राइट? क्लियर पॉइंट है। ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि इसकी जो ऊंचाई है, जो क्षेत्र है गोबी मरुस्थल का, उसकी ऊंचाई है और जो अक्षांश में स्थिति है, उस कारण यहाँ बहुत ठंडा तापमान मिलता है, सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं,
ठीक है, यहाँ का तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है। यह हिमालय की जो ऐसा होता है ना, कोई भी हिमालय है उसकी छाया बनती है ऐसे, तो इस तरफ जो होगा वहाँ पे, इस तरफ जो होगा ये क्या होता है, परत की तरफ हो गया, यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ वर्षा ज़्यादा होगी, कम होती जाएगी। और इस तरह इधर जो होगा, इधर रेगिस्तान बन जाएगा, यहाँ वर्षा नहीं होगी। यहाँ पर रेगिस्तान बन जाएगा, यहाँ पे बहुत हरी भरी आपको फसलें, पौधे, सब कुछ देखने को, अलग अलग प्रकार की जैव विविधता यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यह जो गोबी मरुस्थल है वह इस तरफ बना हुआ है, ताकि यहाँ पर स्थित एक वृष्टि छाया रेगिस्तान हमें देखने को मिलता है। यानी कि ये इस तरफ बना हुआ है, ऊंचाई के कारण, यानी वर्षा तो नहीं होती है, बट ऊंचाई के कारण यहाँ पे क्या है, तापमान बहुत कम होता है। ठीक है, यानी कि वर्षा की बात नहीं है, वर्षा की दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे तापमान की है, तापमान बहुत कम रहता है ऊंचाई के कारण। ऊंचाई ऐसी है, लोकेशन ऐसी है, और यहाँ पे हिमालय से निकलती तो ऊपर पहुंचने के बाद हवा शुष्क हो जाती है, और नीचे उतरती है तो वह ठंडी, उसमें कुछ नमी वमी नहीं रह पाती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम थर्ड वाले की, जो अर्जेंटीना का पेंटागोनिया है, पेंटागोन जो डिजर्ट है उसकी बात करें तो यह, अब ये जो पड़ता है, यह एक जो रेगिस्तान है वो वर्षा के छाया रेगिस्तान का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इन अक्षांशों पर प्रचलित जो नमी वाली जो हवाएं हैं, पछुआ पवनें होती हैं, जो प्रशांत महासागर से आती हैं। पछुआ पवनें ऐसी पवनें होती हैं जो पश्चिम की दिशा से चलती हैं, है ना। ठीक है, जो 30 से 60 डिग्री के अक्षांश के बीच चलती हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पछुआ पवनें, यानी कि पश्चिम से चल रही है इसलिए पछुआ पवन होते हैं। ठीक है, राइट है, तो बेसिक चीज़ें थी। और जब ये एंडीज पर्वत की इस तरफ से टकराती है तो यहाँ पे वर्षा करेंगे, लेकिन इस तरफ जो होगा, एंडीज पर्वत के इस तरफ जो होगा वो क्या होगा, रेगिस्तान हो जाएगा वापस से। ठीक, क्योंकि ऐसा होता है जब हवा चढ़ती है ना तो यहाँ पे ऊंचाई के साथ नमी कम हो जाती है, वर्षा करती हुई जाती है, और वो टॉप पर जाने के बाद नमी खत्म हो जाती है, फिर नीचे उतरती है, तो फिर क्या है, वायु का अपसरण होने लगता है। वो वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि वायु का अपसरण होगा, नमी है ही नहीं, तो एक्चुअली क्या होगा, वर्षा यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा डेजर्ट, कौन सा वाला, शुष्क वाला, गर्म, क्योंकि हवाओं में नमी नहीं है, हवा शुष्क हो चुकी होती है। राइट, यहाँ पे ठंडी है लोकेशन के कारण, दूसरा वाला लोकेशन के कारण उसकी ठंडी है, ऊंचाई हाइट पर है वो, तो ऑब्वियसली उसकी हवाएं तुलनात्मक रूप से ठंडी होती है, इसलिए वो ठंडा रेगिस्तान वहाँ पे है, तापमान कम रहता है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है, क्लियर। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड गलत है, एंड थर्ड हमारा यहाँ पे ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक होता दिखता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक हमारा है। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से एलिमिनेट करेंगे जब हम अपना एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, तो आप भी इस तरीके से क्वेश्चन एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भी इजीली अंडरस्टैंड कर पाए क्या है। विश्व के प्रमुख रेगिस्तान के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये दोबारा से शायद आ गया है, दोबारा आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, और इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, बस हम आज के लिए इतना रखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आज ही अपलोड हो जाएगी साथ के साथ, बट हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में रखेंगे, ताकि एक आइडियल टाइमलेट बनी रहे वीडियोस की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर बहने वाली गर्म महासागर धाराएं अपनी ऊपर की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। संकलन पृथ्वी के विकिरण के उत्पन्न होने वाला कोरोलिस प्रभाव समुद्र धाराएं सहित सभी ऊर्जा पिंड उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाते हैं। इस्लामिक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस्लामिक नहीं भाई, इस सिद्धांतों के संबंध में, है ना। इस्लामिक क्या होता है, गलत लिखा हुआ है, उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर। ठीक है, तो गलत लिखा हुआ है। संश्लेषण फर्स्ट और सेकंड सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है और स्पष्ट व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही है लेकिन 2 गलत है, कथन 1 गलत है और 2 सही है। तो आपके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाता है। तो हमारा बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे ठीक हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और स्पष्ट एग्जाम्पल है, स्पष्ट व्याख्या है। ये पता नहीं क्यों छूटा हुआ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने लिखा तो था, छूट गया होगा। ठीक है, स्पष्ट व्याख्या है, समझेंगे कोरिलेशन क्या है। तो उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की तरफ जाओगे, उत्तर की ओर जब जाओगे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जब जाओगे, तो वहां पर बहने वाली जो महासागर धारा है वो लगातार आपको दाईं ओर विक्षेपित होती रहेंगी। उदाहरण के लिए आप समझिए कि प्रशांत महासागर में जब कुरोशियो धारा होती है, और जब हम एग्जाम्पल दूसरा ले सकते हैं कि अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, दोनों ही उत्तर की ओर बढ़ती चलती हैं और पूर्व की ओर मुड़ती हुई हमें दिखाई देती हैं। यह विक्षेपण कैसे होता है, क्यों होता है, ये कोरोलिस बल है और महासागर चक्र के कारण इसका
निर्माण होता है। और यही क्या है, यही कोरियोलिस बल होता है। कोरियोलिस बल के कारण जो उत्तरी गोलार्ध में कोई हवा चलती है या कोई भी चलता है तो वो राइट की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई प्रतीत होता है, और वहीं हम जब बात करें दक्षिणी गोलार्ध में तो वह बाएं की तरफ मुड़ जाता है। कोरियोलिस बल है क्या बेसिकली? कोरियोलिस बल एक प्रकार का जड़त्वीय, अपने आप को संगठित करने वाला एक बल है जो पृथ्वी की घूर्ण गति के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर यह घूर्ण गतिशील वस्तुओं जैसे वायु, समुद्र धाराएं, या फिर लंबी दूरी प्रक्षेप समझ लो जो, या फिर आप फ्लाइट को समझ लीजिए, है ना। आपको एक्चुअल में लगेगी फ्लाइट सीधी जा रही है, बट वो ऐसे मुड़ती हुई फ्लाइट, जैसे सपोज करो फ्लाइट को यहाँ था पॉइंट, यहाँ पहुँचना था, लेकिन अब वो यहाँ पहुँचेगी। क्यों? क्योंकि अब वो यहाँ पहुँचेगी क्योंकि कोरियोलिस बल उस पर लग गया है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में कोरियोलिस बल प्रभावित करता है। तो उत्तरी गोलार्ध में फिर से सुन लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में यह दाईं ओर की ओर प्रभावित करेगा, दक्षिणी गोलार्ध में यह बाईं ओर मोड़ देता है। ध्रुवों पर यह अधिक होता है, ध्रुवों पर यह अधिक होता है, आप याद रखेंगे, ध्रुवों पर कोरियोलिस बल अधिक होता है। वही हम बात करें जहाँ पर विषुवत रेखा पर, इक्वेटर विषुवत रेखा पर हम बात करें तो क्या होता है, शून्य होता है। अरे लिख दे भाई, विषुवत रेखा पर शून्य होता है, विषुवत रेखा पर यह शून्य होता है। सिंपल, क्या पॉइंट है, क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सुनामी और पवन जनित लहर के बीच अंतर करने के लिए निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। सुनामी की तरंगदैर्घ्य हवा की तरंगदैर्घ्य से तुलना में बहुत अधिक होती है। गहरे समुद्र में सुनामी हवा से उत्पन्न सबसे तेज लहर की तुलना में कहीं अधिक तेज लहरें चलती हैं। गहरे समुद्र में सुनामी की लहर की ढलानें और अन्य रूप से अधिक होती है और तट के पास तक पहुंच कम हो जाती है। सुनामी की विनाशकारी शक्ति मुख्यतः उसकी भारी गति का कारण होता है, जबकि पवन तरंग की विनाशकारी शक्ति उसकी प्रबल गति का कारण होती है। ऑप्शन हमारे ये रहे। कितने स्टेटमेंट यहाँ पे हमें ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो हमारे 2 स्टेटमेंट ठीक है। अब बात करेंगे कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे हमें ठीक दिखाई देते हैं। तो बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट को, तो सुनामी की तरंगदैर्घ्य बहुत लंबी होती है, जो अक्सर गहरे समुद्र में 200 किलोमीटर से भी अधिक हो सकती है। इसके अगेंस्ट हम बात करें, इसके दूसरी तरफ हम देखें कि हवा से उत्पन्न होने वाली तरंगें, हवा से जो तरंग होती है वो सबसे बड़ी तरंगों की तरंगदैर्घ्य आमतौर पर सैकड़ों मीटर तक हो सकती है, लेकिन किलोमीटर की अनुमत तक नहीं पहुंच पाती है। यानी कि सुनामी की तरंगदैर्घ्य बहुत लंबी होती है। राइट, अब हम बात करें दूसरे स्टेटमेंट को लेकर कि सुनामी की गति पानी की गहराई पर निर्भर करती है। जी हाँ, पानी की गहराई पर निर्भर करती है। गहरे समुद्र में यानी कि लगभग अगर आप समझिए 4000 मीटर गहराई है तो सुनामी लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल सकती है, जो एक जेट विमान के बराबर होती है। वहीं हवा से उत्पन्न तरंगें बहुत धीमे चलती हैं, उनकी गति तरंगदैर्घ्य और अवधि से संबंधित हो सकती है। ठीक है, यानी कि हवा से उत्पन्न होने वाली तरंगें धीरे चलती हैं और सुनामी से चलने वाली तरंगें बहुत तेज होती हैं। मैंने बताया कि 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भी वह चल सकती हैं। नंबर 3 हम स्टेटमेंट की बात करेंगे तो गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की ऊंचाई अक्सर बहुत कम होती है। यानी कि गहरे अगर समुद्र है तो लहरों की ऊंचाई कम होती है, और जब गहराई कम होती है तो क्या होता है, क्या होता है भाई, लहरें की ऊंचाई ज्यादा होती है। यही कारण है कि गहरे पानी में जहाजों की नजरों से, यही कारण है कि गहरे पानी में जहाजों की नजरों से बचकर निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे ही सुनामी उथले या फिर छिछले सागर में प्रवेश करती है उसकी गति तो कम हो जाती है, बट उसमें जो ऊर्जा होती है वो अधिक हो जाती है, जिससे लहरों की ऊंचाई अधिक हो जाती है और वह विनाशकारी हो जाती है। ठीक है, यानी कि आप याद रखें गहराई में क्या होता है, लहरें कम ऊंचाई वाली होती हैं, इस कारण समुद्री जहाज बचकर निकल जाते हैं। और दूसरा पॉइंट, जब उथले सागर में, छिछले सागर में, कम गहरे सागर में प्रवेश करती है तो तरंग गति तो उसकी कम हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है गति कम हो जाती है, बट उसमें ऊर्जा अधिक होती है, जिस कारण वह नाटकीय रूप से यानी कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और वह विनाशकारी रूप धारण कर लेती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा है कि सुनामी की गति बहुत तेज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी जो विनाशकारी शक्ति होती है वह पानी की विशाल मात्रा और उसका जो छिछलापन समुद्र होता है उसके कारण जो उछाल आता है उसके कारण होती है, ना कि वह खुद से नुकसान पहुंचाती है। लंबे समय तक क्षेत्र में जल भरा रहता है तो वह अपने आप मनुष्य के लिए हार्मफुल हो जाता है। राइट, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि हवाओं से उत्पन्न होने वाली तरंग में स्थानीय ऊर्जा से आती है, जो ऊंचाई और टूटी लहरों के दोनों में प्रकट होती है। सुनामी मुख्य रूप से
विनाशकारी शक्ति उसका क्या है, संवेग है, ना कि उसकी गति। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाता है, केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा मजा आया होगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। सो once again, thank you very much.